सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की अकाउंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। तो उसी की आज हमने सिंगल कॉलम कैश बुक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। तो उसी के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करनी है हमें और फिर हम चलेंगे आज 2 कॉलम कैश बुक की तरफ। तो हेडिंग डालो अपनी बुक्स में, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज कैश बुक। इसका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। कल मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैश बुक में मेरे पास कितने तरह की है। मेनली तो 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम और एक होती है पेटी कैश बुक। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बताई थी मैंने आपको, वो मैंने बताई थी आपको डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और एक मैंने बताई थी आपको पेटी कैश बुक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है डबल कॉलम कैश बुक। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। फिलहाल हम सिंगल कॉलम कैश बुक का एक इलिस्ट्रेशन आज सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और फिर डबल कॉलम कैश बुक की तरफ मूव करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है, आपको विजिबल होगा। ये क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवाल का। बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल। आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए इस क्लास से और कोई भी बुक फॉलो कीजिए, ये इससे मैटर नहीं करता। ठीक है, आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको इन सिंगल कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है एंड पोस्ट देम इन द लेजर। फिर लेजर में क्या करनी है, पोस्टिंग। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम होगा, वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश का। और मैंने आपको कल बताया था कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है, अकाउंट फॉर्म में। जैसे कैश बुक दूसरे अकाउंट्स होते हैं, उसी फॉर्म में कैश बुक बनाई जाती है। तो चलो, सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं। कैश बुक अकाउंट के फॉर्म में होता है, टी शेप। तो मैंने क्या बनाया, अकाउंट बना लिया छोटा सा। दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज LF and this is amount. Same date, particulars, LF और अमाउंट। फॉर्मेट एकदम कैसा है, बिल्कुल सिमिलर अकाउंट फॉर्मेट। ठीक है, तो चलो, और हमसे वो पूछ रहा है पोस्ट देम इन द लेजर। तो मैंने यहां लिखा कैश बुक। ये क्या है, मेरी कैश बुक जो कि अकाउंट फॉर्मेट में बनती है। डेट, तो अगर ये अकाउंट फॉर्मेट में बनती है तो क्या मैं लेजर में अकाउंट बनाऊंगी, कैश अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेजर में कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम खुद कैश बुक बना रहे हैं, वो भी एक तरह से कैश अकाउंट ही तो है, इसलिए अलग से लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनेगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। डेट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना था, बना लेते हैं रुको। डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट इन रुपीज।
ये कौन साइड होती है? ये होती है लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। चलो एंटर करते हैं और लेजर भी बनाने हैं, तो लेजर भी के फॉर्मेट्स भी बना लेते हैं हम। लेजर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, और लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर में JF, ठीक है। तो यहाँ लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट इन रुपीस। क्लियर? चलो अब ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, इसको कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने दूसरा अकाउंट बनाने के काम आएगा। इसको भी कर लेते हैं कॉपी। अगेन कॉपी। एक और को बना लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं कॉपी। चलो अब वन बाय वन। कैश इन हैंड, 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास क्या है? 50,000 का कैश इन हैंड है। तो यानी ये लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताई थी कैसे करेंगे। कैश इन हैंड कहाँ करेंगे? कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट यानी कैश बुक। तो लिखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग एंट्री, तो टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद कैश परचेजेस, क्या किया मैंने? कैश परचेज किया है। कितने का? वो किया है मैंने 10,000 रुपीज का। तो कैश परचेज करने की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक बना लेते हैं हम परचेजेस अकाउंट, और 5 अप्रैल को डाल देते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 10,000 रुपए। परचेजेस टू कैश कितना? 10,000 रुपए। और कैश अकाउंट में कितना? बाय परचेजेस 5 अप्रैल बाय परचेजेस कितना? 10,000 रुपए। क्लियर? इसके बाद 8 अप्रैल को कैश सेल्स की, कितने की? 8,000 रुपए की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 8 अप्रैल को एंटर डालो। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 8,000 रुपए। और एक बनाएंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और 8 अप्रैल को एंटर डालेंगे बाय कैश अकाउंट 8,000 रुपए। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी। इसके बाद परचेज्ड फर्नीचर, कुछ भी नहीं बोला तो ट्रांजैक्शन कैश की है। आपको मैंने बताया था पार्टी का नाम भी नहीं है, कैश भी नहीं लिखा, तो आप इसे क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। तो 15 अप्रैल को मैंने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 15 अप्रैल में लिखो बाय फर्नीचर, कैश अकाउंट में यानी कैश बुक में बाय फर्नीचर कितना? 5,000 रुपए। और फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाओ फर्नीचर अकाउंट
फर्नीचर अकाउंट में कौन सी डेट में, 15 अप्रैल में, 15 अप्रैल में टू कैश कितना, 5,000 रुपए। क्लियर। चलो इसके बाद ये एंट्री भी हो गई। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कर लिया है कमीशन कितने का, 1,000 रुपए का। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1,000 रुपए लिखो। 25 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितना, 1,000 रुपए, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। और दूसरा बनाना पड़ेगा मुझे कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट, जो मेरा यहां बन जाएगा। लिखो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड कब हुई, 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल 20 को लिखो बाय कैश अकाउंट कितना, 1,000 रुपए। ठीक है। चलो इसके बाद पेड रेंट, 30 तारीख को क्या किया, रेंट पे किया कितना, 6,000 रुपए। तो 30 तारीख को रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश गया, क्रेडिट कैश गोज आउट। तो बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितना, 6,000 रुपए। और एक बनाना पड़ेगा मुझे रेंट अकाउंट, दिस इज रेंट अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को टू कैश कितना, 6,000 रुपए। हो गई सारी एंट्री पोस्ट। ठीक है। कितनी एंट्री थी, 6 की 6 एंट्री हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में पोस्ट कर दी है, और बाकी सारे जो करस्पॉन्डिंग जो है इसका इफेक्ट हमने लेजर में डाल दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, मंथ एंड पे क्लोज करना है। तो देखो टोटल कितना आता है, ये हुआ मेरे पास कितना, 59,000 रुपीज। और ये कितना है मेरे पास, 16,000। तो कितना बचा, 30 अप्रैल को मेरे पास रह गया डेबिट बैलेंस, यानी बाय बैलेंस सीडी। 59,000 में से अगर 21,000 चला गया तो कितना रह गया, 38,000। तो 59,000 से मेरा ये क्या हो गया, अकाउंट क्लोज। और 1 मई 2020 को ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस बीडी 38,000 है ना। ये मैंने आपको लेजर एंट्री लेजर के चैप्टर में सिखाई है, प्लीज पिछले क्लासेस को आप देखिएगा इसको बेटर तरीके से समझने के लिए। ठीक है। चलो लेजर में हम परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, तो 30 अप्रैल को क्लोज करेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था मंथ एंड पे ये एक्सपेंस अकाउंट है, स्टिल मंथ एंड पे सभी अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज। तो बाय बैलेंस सीडी कितना, 10,000 रुपए। मैंने इसे भी क्लोज किया 10,000 से। और 1 मई 2020 को ये मेरा बन गया ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। ठीक है। सेल्स अकाउंट की अगर हम बात करें, इसका भी कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज हाई। तो 30 अप्रैल 2020 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो टू बैलेंस सीडी 8,000, टू बैलेंस सीडी 8,000। और 1 मई 2020 को बाय बैलेंस बीडी ये हो गया मेरे पास 8,000। क्लियर। चलो फर्नीचर को कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्लोज करेंगे मंथ एंड पर 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी कितना, 5,000 रुपए। ये मैंने किया क्लोज। और 1 मई को बन गया ये मेरा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना,
5,000 रुपए। क्लियर? चलो इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम का कैसा बैलेंस आ रहा है मेरे पास? क्रेडिट बैलेंस। तो 30 अप्रैल 2020 को मुझे क्या करना है? इसे क्लोज। अगेन मैंने क्लोज किया 1,000 रुपए से, और नेक्स्ट मंथ के लिए 1 मई 2020 के लिए मैंने क्या बना दिया इसको? ओपनिंग। तो बाय बैलेंस बीडी कितना? 1,000 रुपए। चलो उसके बाद रेंट अकाउंट पे चलते हैं। ये मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है और बैलेंस कैसा है? डेबिट, बिकॉज डेबिट साइड इज हैवी। तो मुझे क्या ही करना होगा? सेम डे पर इसे क्लोज भी करना होगा। तो बाय बैलेंस सी डी 6,000 रुपए। हालांकि इन्होंने बैलेंसिंग का बोला नहीं, लेकिन हम बैलेंस कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो 1 मई 20 को मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बी डी 6,000 रुपए। क्लियर? समझ आ गया इतना कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है? सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इट इज लाइक एन अकाउंट ओनली। आपको बस कैश बुक तो नाम है, कैश अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो डबल कॉलम कैश बुक, या जिसे हम बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। 2 और डबल कॉलम कैश बुक। लिखो नोट्स, कुछ नोट्स लिखेंगे इससे रिलेटेड। नोट नंबर 1, in this cash book we have 2 columns, 2 columns होंगे। One is for cash transactions and second is for banking transactions। ठीक है, और क्या बोले? It is a combination of cash account and बैंक अकाउंट। ये क्या है? कैश अकाउंट, या हम इसे बोल सकते हैं बैंक अकाउंट। चलो आगे। ठीक है, तीसरा कैश अकाउंट is a personal account। Cash account is a personal account as per traditional approach and asset account as per modern approach। ठीक है, तो therefore cash account is a real account। तो रूल क्या लगेगा? डेबिट what comes in, credit what goes out। बैंक अकाउंट is a
personal account, bank account is a personal account as per traditional approach. यहाँ भी लिखो increase in cash will be debited or decrease in cash will be credited. आगे को बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड asset account as per modern approach and asset account as per modern approach. Therefore रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और दूसरा बैंक अकाउंट इंक्रीज इन asset is debited और decrease in asset is credited. ठीक है, चलो आगे नोट्स पॉइंट नंबर 4, कैश अकाउंट और कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक has cash account has debit balance or nil balance. Cash account has or cash column of the cash book, cash column of the, यहाँ लिखो cash book, cash book has debit balance or nil balance. It can never have क्रेडिट बैलेंस. इनका कभी भी कैश अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा. चलो सेम बात लिखेंगे बैंक अकाउंट के लिए. बैंक अकाउंट और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन हैव डेबिट क्रेडिट और नील बैलेंस. बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. लिखो हाउ बैंक अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस. हाउ बैंक अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस. It is possible that your, या मैं बोलूं, it is possible that the bank of the proprietor can allow him to draw more amount than the balance existing in his account. This facility
this facility given by the bank is known as overdraft facility or bank overdraft और बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी नोट्स बनाते हैं, समझेंगे सब बातों को आगे। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। व्हेन टू कॉलम कैश बुक, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार लिखो, व्हेन टू कॉलम कैश बुक that is with cash and bank column. When two column cash book is maintained, then cash account and bank account, then cash account and bank accounts are not opened in the ledger, ठीक है। चलो समझेंगे आगे। एक बार पॉइंट नंबर लिखो, यहां तक लिख लिया सबने? चलो और लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। all receipts of cash, अगर मैं बात करूं, all receipts of cash are recorded in the cash column. All receipts of cash are recorded in the cash column, and all payments in cash are recorded in the cash column. चलो पॉइंट नंबर 7, all deposits, मैं बोलूं all deposits made in cash, या मैं बोलूं all deposits in cash to the bank are recorded in the debit side of the cash book, यानी डेबिट साइड ऑफ द, मैं बोलूं बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। ऑल चेक्स और ड्राफ्ट्स received and deposited in the bank, checks and drafts received and deposited in the bank, इसको आप ऐसे लिखो, all checks and drafts received all checks or drafts received and deposited in the bank on the same day. सेम डे अगर डिपॉजिट हुआ है, सेम डे मतलब रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे है, देन
then debit side of bank column will be increased. ठीक है, और लिखो if received date and date of deposit, if received date and date of deposit are different, then it will be recorded on the debit side of bank column, debit side of bank column on the date when check or draft is deposited. ठीक है, समझेंगे, सब समझेंगे, एक बार लिखते चलो आगे। ये मैंने आपको बता दी रिसीप्ट्स की बातें। चलो, ऑल डिपॉजिट्स हो गया, ऑल रिसीट्स हो गया, आगे लिखो पॉइंट नंबर 8, all payments made in check or drafts are recorded on the credit side of बैंक कॉलम। ठीक है, आगे लिखो if date of deposit of check by the creditor is not given, assume it to be the date of receipt. Assume it to be the date of receipt, that is same. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 9, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, transactions involving only cash and bank are contra entries. Example, cash deposited in बैंक, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, है ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल, कैश withdrawn from bank for personal use, cash withdrawn from bank for personal use, पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखो फॉर ऑफिस यूज,
या बिजनेस पर्पस, ठीक है। उस केस में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, उसमें होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being amount withdrawn from बैंक, ठीक है। चलो अब अगर वो कॉन्ट्रा एंट्री है तो लिखो these कॉन्ट्रा एंट्रीज या लिखो these राइट, एक मिनट, लिखो राइट सी as write C in the LF column, write C in the LF column against these entries to indicate that these are contra transactions या contra entry, to indicate that these are contra entries। चलो इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 10, check received from a customer gets dishonored, check received from a customer gets dishonored, चेक या ड्राफ्ट जो भी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर गेट्स डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले इसके लिए हम पूरा फ्लो देखते हैं। एंट्रीज क्या करते हैं हम, जब हम किसी को सेल करते हैं ऑन क्रेडिट सेल्स, है ना। एंट्री क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज हमने मिस्टर ए को एक्स को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर एक्स, तो एंट्री क्या होगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरा पेमेंट मान लेते हैं ₹1,00,000 के, तो एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,00,000 बीइंग गुड्स सोल्ड, पेमेंट received by check after deducting cash discount of ₹10,000। चेक रिसीव हुआ, ठीक है। मान लेते हैं ये हुई डेट है हमारी 1 मई 2024 और पेमेंट रिसीव हुई हमें मान लेते हैं 20 मई 2024। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 ऑन 20 मई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 90,000 10,000 और 1,00,000, ये एंट्री होगी। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड
इनटू बैंक कब किया? ऑन 24 मई 2024। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री होगी। ठीक है, बैंक इज रिसीवर, चेक इन हैंड इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो, चेक गॉट डिसऑनर्ड। चेक हो गया डिसऑनर, तो एंट्री क्या होगी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो, यहां तक समझ आया? अब पॉइंट नंबर 11, it is also possible that it is also possible that customers या debtors may deposit cash, may deposit cash या लिखो चेक और ड्राफ्ट डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट इज write in debit side of the बैंक कॉलम। ठीक है, चेक रिसीव। पॉइंट नंबर 12, चेक पेड बट डिसऑनर्ड। चेक पेड बट डिसऑनर्ड, चेक्स पेड बट डिसऑनर्ड। ठीक है, इसको लिखें नंबर 1, ऑन क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज करते हो, एंट्री क्या डालते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, लेट्स सपोज मिस्टर वाई को किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। मैंने अगर 1 लाख का परचेज किया है क्रेडिट पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अभी सब लिखेंगे, इसके बाद सब समझेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट मेड इन क्या लिखो? पेमेंट मेड आफ्टर availing cash discount of ₹10,000, payment made after availing discount by check। ठीक है, ये मैंने कर दी पेमेंट उसको चेक से, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000 टू बैंक कितना? 90,000, ये पे कर दिया। ठीक है, आगे 3rd पॉइंट,
चेक गॉट डिसऑनर्ड, चेक हो गया डिसऑनर। अच्छा, यहाँ पर एक और एंट्री भी डालनी थी। जो डिस्काउंट हमने यहाँ किया था डेबिट, वो भी हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट जो हमने इस केस में डिस्काउंट अलाउ किया था ना, तो यहाँ पर एक एंट्री होगी, लिखो यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और यहाँ देखो चेक हो गया डिसऑनर, तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। ये एंट्री हो जाएगी आपकी डिसऑनर के केस में। कितना, 90,000, 10,000 और ये हो गया पूरा का पूरा 1 लाख। ठीक है, चलो अब ये तो हो गए नोट्स। आज हमने सारे नोट्स लिखे हैं, अब अगली क्लास में इन सभी नोट्स को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो नोट्स आई होप आपने सब बना लिए होंगे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कल इसको क्लास को हम समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।